तो ये 40 मिनट का पूरा इंटरव्यू था गृह मंत्री अमित शाह का, जिसपर उन्होंने गुजरात दंगों को लेकर एक एक बात बहुत बेबाकी से, साफगोई से देश के सामने रखी हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ गए हैं। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु भाई पंड्या जुड़ गए हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रद्धा झा हमारे साथ जुड़ गई, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी, जिन्होंने बहुत गौर से इसे सुना और ये उस दौर में भी पत्रकारिता करते रहे जब ये पूरा दंगा हुआ था, और उसके बाद पॉलिटिकल तमाम रिएक्शन किस तरह से आते रहे, इन्होंने बहुत करीब से देखा। मेरे साथ रविकांत जुड़े हुए हैं, अमित जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रविकांत, इस 40 मिनट के पूरे इंटरव्यू को अगर रिव्यू करना हो, क्या मुख्य बातें आप बताएंगे दर्शकों को? देखिए अनुराग, इस इंटरव्यू की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे 2002 के बाद लगातार ये आरोप लगते रहे कि इस दंगे में सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, और उससे भी बड़ा आरोप ये लगा कांग्रेस पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कि इसमें मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है। गृह मंत्री ने इस इंटरव्यू में साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कहा है कि सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और सबसे बड़ी बात ये कि मुख्यमंत्री किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। यानी गुजरात दंगों का जो आरोप सीधे तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया जाता था, वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये कही गई केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा कि कुछ लोग ऐसे थे, इस बात को पूरा लुटियंस दिल्ली जानता है कि केंद्र सरकार ने कुछ एनजीओ को किस तरीके से मदद की, और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वहां की सरकार को बदनाम करने के लिए ये फंडिंग की गई। कुछ मीडिया का सेक्शन भी था जो लगातार इस तरह की हरकतें करता था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब भी गुजरात में इन्वेस्टमेंट समिट होता था, उससे ठीक एक दिन पहले या 2 दिन पहले वहां के प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें छपती थी कि गुजरात में दंगे हुए, उसके लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। तो कुल मिलाकर लंबे समय तक एक सुनियोजित साजिश के तहत एक व्यक्ति के चरित्र को बदनाम करने का प्रयास किया गया। हालांकि उन्होंने तमाम सवालों का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान दिया। अमित, आपका रुख करूं मैं, उससे पहले पद्मश्री डॉक्टर विष्णु भाई पंड्या का रुख करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने वरिष्ठ पत्रकार हैं ये, लेकिन गुजरात दंगा उस दौरान कवर किया था। सर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा आपसे, आज जो गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरव्यू दिया, क्या उन्होंने हर पहलुओं को छुआ जो उस दंगे के दौरान गुजरात की जनता ने देखा था? क्या उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया जिसकी जरूरत आज देश को जानने की थी? गृह मंत्री ने जो भी कुछ कहा वो करीब करीब पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है जी। इसलिए कि उन दिनों में गोधरा और बाकी सब गुजरात की वो जो जुनूनी कहानी है मैंने स्वयं देखी है। लेकिन मुझे योगानुयोग ये भी याद आता है आज कि आज 25-26 जून है और आपातकाल के दिन मुझे याद आ जाते हैं। उन दिनों में मानवाधिकार को जिस प्रकार नष्ट किया गया, वो दिन थे। हम भी उन दिनों में जेलों में थे। आज जब मानवाधिकार की एक झंडी लेकर कुछ लिबरल्स और कुछ मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, संघ विरोधी लोग जो इकट्ठा हुए हैं जी, उन्हें रास नहीं आता कि इतना ऐसा अच्छा परिणाम सुप्रीम कोर्ट इतना फैसला देगा। लेकिन फैसले में बहुत 2 बड़ी बातें मुझे आपके साथ उनको शेयर करनी है। एक, उन्होंने ये कहा है कि ये जो है दंगे वो प्रेरित तो नहीं थे, लेकिन उनके पीछे कुछ लोग थे। अब ये पीछे लोग कौन थे जी, उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन सभी लोगों को एक बार पिंजर में केस में खड़ा कर देना चाहिए। अब ये बड़ी बात है, क्योंकि ये तथाकथित लिबरल्स और तथाकथित मोदी विरोधी जो लोग थे, वो आज ही नहीं, गोधरा के बाद समग्र देश में कुछ सभी मौकों पर वो ये कहा करते थे, आज भी कहते हैं। शायद इनको ये रास नहीं आया होगा ये जो फैसला, तो अब भी कहेंगे। कुछ ने, किसी ने कहा भी कि ये तो जैसे आतंकवादी को छोड़ देते हैं कोर्ट वाले, ऐसे नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब तथाकथित जो लिबरल्स है उनको देना होगा। और लोगों की नजरों में आज मैंने देखा कि पूरे गुजरात में
एक खुशी की लहर है कि न्याय तंत्र ने सही फैसला दिया है और सत्य के साथ रहे। जी बिल्कुल सर, और आपने जो बातें कही हैं ये जाहिर तौर पर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग आज के समय में इस न्यायपालिका की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा देते हैं, और वजह होती है सिर्फ वो राजनीति, क्योंकि वो राजनीतिक रोटियां उन्हें सेकनी है तो वो इन न्यायपालिका की प्रक्रियाओं को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। मैं सर एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, बातचीत आपसे होती रहेगी। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अमित। लेकिन दंगे का जो सबसे स्याह पहलू था वो इस बात को लेकर था कि उसकी राजनीति कैसे होती रही। जिस दौरान दंगे हो रहे थे उस वक्त तो राजनीतिक पार्टियां ब्लेम करती रही, ब्लेम गेम चलता रहा, लेकिन उसके सालों बाद भी कैसे चुनाव जीतने के लिए उस दंगे का इस्तेमाल किया गया, और उसका जिक्र आज अब गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में भी किया कि कैसे पूरे मामले पर राजनीति बार बार होती रही, किसी के कैरेक्टर को असैसिनेट बार बार किया जाता रहा। जी देखिए, बहुत ही प्लानिंग के तरीके से यही बात अमित शाह ने कही कि कैसे मीडिया कुछ सेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ एनजीओ, इन लोगों ने एक ट्रायो के तौर पर काम किया, जो पूरा इकोसिस्टम था उसको बिगाड़ने की कोशिश की। मैं 2007 के इलेक्शन में भी गुजरात में था, 2012 के इलेक्शन में भी था। उस दौरान जो माहौल था और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे आप समझ सकते हैं कि जब उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे तो यही सवाल बार बार उनसे पूछा जाता था, चाहे अगर कोई पत्रकार उनसे मिलता था या कोई इंटरव्यू होता था कि आप गुजरात दंगों की जिम्मेदारी लेंगे, आप गुजरात दंगों के लिए माफ़ी मांगेंगे, और तमाम ये बातें होती थी। नरेंद्र मोदी इन पर हंसकर टाल जाते थे इन सवालों, क्योंकि उनका यही कहना था। जैसे अमित शाह ने कहा कि ये जो इंटरव्यू आज उन्होंने दिया है ये 2003 में दे सकते थे जब वो गृह मंत्री थे, जब अध्यक्ष थे तब दे सकते थे, क्योंकि सच्चाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी एक पॉलिसी है कि जब न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो तो उस बीच में हम किसी तरह का इंटरव्यू देके उसको बिगाड़ने या उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आज जब वो न्यायिक प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है तो वही 2001-2002 के जो दंगों का सच है वो सामने आ रहा है। तो देखिए किस तरह से एक पूरा एक माहौल बनाया गया, कैसे नरेंद्र मोदी को दंगाई बताया गया, कैसे उनको उस पूरे दंगा जो हुआ जिसके लिए जिम्मेदार गोधरा में जो जलाई गई ट्रेन वो था, उसके बावजूद बनाया गया सब। अब सबसे बड़ी बात, एक ऐसा तोहमत लगाया गया जो उन पर चिपका दिया गया कि 3 दिन तक आर्मी को नहीं बुलाया गया, जबकि अमित शाह ने साफ तौर पे कहा और ये बताया कि ऑन रिकॉर्ड है करीब 900 लोग पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं, जो दूसरे और तीसरे दिन फायरिंग हुई थी। तो लगातार पुलिस की फायरिंग में 900 लोग का मारा जाना बताता है कि प्रशासन ने उस दिन और पुलिस ने उस दिन काम कर रहे होंगे, तभी ये इतने लोग मारे गए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। माहौल जो है, जिन चीजों को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, और हम इसे सवाल नहीं कहते, हम इसे कहते हैं जिन चीजों को लेकर राजनीति की जाती रही, उस राजनीति वाले पॉइंट पर, उस पहलू पर हर एक पक्ष अमित शाह ने सामने रखा देश की जनता के। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। रविकांत हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तमाम मेहमान भी बने हुए। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमित शाह ने दरअसल आज एक बड़ी बात बताई है। अमित शाह ने कहा कि जिस एसआईटी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, उस एसआईटी को बनाने का आदेश तब की गुजरात सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया था। अमित शाह ने बताया कि एनजीओ की मांग पर एसआईटी बनी थी और उसने भी पीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी। कोर्ट ने फॉर सेक ऑफ आस्किंग हमारे लॉयर को पूछा, हमारे लॉयर ने कहा मुझे इंस्ट्रक्शन लेने पड़ेंगे। लंच आवर के बाद फिर से कोर्ट बैठी, हमारी सरकार ने कह दिया कि हमें कुछ छुपाना ही नहीं, तो एसआईटी बने, हमें क्या आपत्ति है। इट वॉज कंसेंटेड डिसीजन, गुजरात सरकार की रिकॉर्ड पर कंसेंट है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि एनजीओ की मांग थी, गुजरात सरकार ने कंसेंट दी है। हम बहस कर सकते थे, मगर क्यों करें, क्योंकि हमें कुछ छिपाना ही नहीं था। आज जब जजमेंट आया है तब तय हो गया है कि जजमेंट में लिखा हुआ नाम मैं बोलता हूं, एक पुलिस अफसर का नाम दिया है, एक एनजीओ का नाम दिया है और कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स का नाम दिया है। ये तीनों ने मिलकर जजमेंट के अंदर ये स्पष्ट कर दिया है कि सनसनी खड़ी करने के लिए झूठ बातों को फैलाया गया, झूठ बातों को आगे बढ़ाया गया और झूठे सबूत गढ़े गए। एसआईटी को जो जब जवाब लिखवा रहे थे तब भी उनको मालूम था कि ये झूठा जवाब है, जिसको एसआईटी ने भी बाद में कोर्ट के सामने रखा कि ये झूठे जवाब थे और वो जानते थे कि
झूठे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार ने दंगा रोकने के लिए भरसक प्रयास किए। कोर्ट ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री ने बार बार शांति की अपील की थी। कोर्ट ने यह तय किया घटनाएं मतलब ट्रेन जलाने की घटना के बाद जो दंगे हुए वो सुनियोजित नहीं थे, स्वप्रेरित थे। ये भी कोर्ट ने आज जजमेंट में कह दिया। और तहलका द्वारा किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, क्योंकि इसका आगे पीछे का पूरा फुटेज जब आया तब मालूम पड़ा कि स्ट्रिंग ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सेना को बुलाया नहीं गया इतनी देर तक, 3 दिन नहीं बुलाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डिले, लेकिन क्या सेना, अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर होते, गृह मंत्री होते, तो क्या आप सेना को बुलाते नहीं जल्दी? नहीं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, हमने कोई लेट लतीफी नहीं करी थी। जिस दिन गुजरात बंद का ऐलान हुआ उसी दोपहर को हमने सेना को बुला लिया था। सेना को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। आप हमारा हिसाब मांगती है, मांगना भी चाहिए, मुझे जवाब भी देना चाहिए, परंतु मैं क्लियर कर दूं, जहां तक गुजरात सरकार का सवाल है, एक दिन की भी देरी नहीं की है। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है, कोर्ट ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। परंतु दिल्ली में सेना का मुख्यालय है, दिल्ली में इतनी सेना है, जब इतने सारे सिख भाइयों बहनों को मार दिया, 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ। कितनी एसआईटी बनी? हमारी सरकार आने के बाद एसआईटी बनी। कितनी अरेस्ट हुई? इतने सालों तक सिख नरसंहार में विपक्ष की सरकारें रही, कभी अरेस्ट नहीं हुई, और वो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं पार्शियलिटी के। जिन सवालों को लेकर लगातार राजनीति होती रही, उन सवालों पर जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जिस एसआईटी के रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट भी सही मान रहा है, दरअसल उस एसआईटी का गठन तो खुद सरकार ने कर दिया था ताकि इस पूरे मामले में सच सामने आ सके। दूसरी बात उन्होंने कही कि सेना को बुलाने में देरी नहीं हुई थी, सेना के आने की प्रक्रिया है जिससे जेन्युइन टाइम लगा। यानी कि उन्होंने हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की जो सालों साल से उठते रहे। हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़े हुए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। प्रेम जी, अब इस इंटरव्यू के बाद 2002 के गुजरात दंगे को लेकर कोई शंका, कोई सवाल है मन में? अनुराग जी, एक दिन पहले ही अमेरिका में भी एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और हिंदुस्तान में भी आया। अमेरिका में गर्भपात को अब एक तरह से संवैधानिक बना दिया गया है, और बल्कि अब हमारे यहाँ जो हुआ है, फरियाद मांगने वाली जो है, न्याय की उम्मीद जो है, उसका गर्भपात हुआ। और आप कह रहे थे प्रेम जी, गलत है प्रेम जी, आप सीधे तौर पर माननीय सर्वोच्च अदालत के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सर, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए ना, कोर्ट ये तय करेगा याचिका सुनने योग्य है या नहीं है, और आप सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। ये गुजरात की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी ये कह दिया था कि जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो पूरी तरह से सही है। मुझे बोलने सर, आप देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं सर, इस तरह के बयान देकर। यही फर्क है। वहां जो बाइडेन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहरा सकते हैं, यहाँ हिंदुस्तान में अपनी टिप्पणी भी नहीं रखते। सर, हमारे देश में सबसे बड़ा सर्वोपरि लोकतंत्र है, संविधान है। दुनिया में अदालतें सम्माननीय होती हैं। जो बाइडेन क्या कर रहे हैं उससे देश की जनता को लेना देना नहीं है। आप जैसे देश प्रेमी लोग जो बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, इससे लेना देना है। परिणाम भी भुगतने को तैयार हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मैंने जो कहा उसको रिपीट नहीं करता। आगे हम आते हैं। ये देखिए, आज देश का गृह मंत्री जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे में एक सामान्य फरियादी कैसे न्याय की उम्मीद करेगा? बताइए, जकिया जाफरी एक सामान्य नागरिक, अगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है और देश का गृह मंत्री जानते हैं फर्क क्या है? प्रेम कुमार जी, फर्क क्या है जानते हैं आप? फर्क क्या? मैं श्रद्धा के पास जाऊंगा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। फर्क क्या आप जानते हैं? आप लोगों ने याचिका दाखिल इस तौर पर नहीं की कि इस मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसे पहले एसआईटी की रिपोर्ट में क्लीन चिट दी जा चुकी है। तो आप लोगों का मकसद किसी को डिमोलिश करना है या फिर इंसाफ पाना, ये पहले तय तो कीजिए आप देखिए, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पहले आई। आज अदालत में कुछ नया नहीं हुआ। जकिया जाफरी की याचिका खारिज हुई है। जो नई बात हुई है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हीं को दोषी ठहराया गया है, उन्हीं को ग्रिल किया गया है। ये न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के अगेंस्ट में हुआ है, तो हम इस पर भी चुप रहे, न बोले। क्या आगे से कोई भविष्य में न्याय नहीं मांगने जाएगा?
अरे जांच करना है तो जांच करा लो भाई। सर इस हिसाब से जो फैसला आपके समर्थन में नहीं होगा ना, आप सब पे सवाल खड़े कर देंगे, आपके लिए कानूनी गलत हो जाएगा, आपके लिए सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाएगा, आप गलत नहीं हो सकते, लोगों की राजनीतिक मंशा गलत नहीं हो सकती। श्रद्धा जवाब देंगे इस पर। श्रद्धा प्लीज, जो कह रहे हैं प्रेम कुमार, क्या कहेंगे उसे लेकर, क्योंकि कुछ लोगों को सवालों के जवाब देकर संतुष्ट कर पाना इस वक्त सबसे मुश्किल काम नजर आता है। जी अनुराग जी, यही मैं बोलूंगी कि ये क्या होता है पता है, अगर यही मामले में अगर कुछ ऐसा निर्णय आता तो यही लोग जश्न मनाते, लेकिन इन्हें बताया जाए कि ये कोई ऐसा, अगर कोर्ट को गुमराह किया जाएगा, अगर किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई करी जाएगी, इतने सालों तक उनकी छवि खराब करने का प्रयत्न होगा, तो फिर उनको उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी आवाज उठाएगी। उनको अभी उन्होंने जैसे ये जाकिया जाफरी की बात की, और तीसरा तो जाकिया जाफरी आपको बता दूं, आप जाकिया जाफरी जी की अभी तरफदारी कर रहे हो, मुझे आप बताइए कि देश की बात कर रहा हूं, किसी की तरफदारी की बात नहीं कर रहा। कि आपने बताया कि आपने बताया कि कोई सामान्य नागरिक कैसे कोर्ट के पास जाएगा, कैसे उसका विश्वास करेगा, उसको ही जब गृहमंत्री जश्न मना रहे हो, जब सत्ता उसके खिलाफ, बड़ा सूडो नजर आता है सर, आपके इंसाफ की मांग करना प्रेम कुमार जी बहुत सूडो नजर आता है, बहुत फेवरेटिज्म वाला नजर आता है। गृहमंत्री ने तो अभी कहा ना कि आप गोधरा को लेकर तो सवाल ही नहीं पूछ रहे, आप ये कहते हैं ना कि जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो गोधरा कांड का दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो समझ में आता है सर आप लड़ाई इंसाफ की लड़ रहे हैं। कोई भी केस हो कुमार जी, अगर बात गलत रहेगी, अगर जिसने केस किया है वो बंदा गलत रहेगा, तो वो दोषी ही ठहराया जाएगा। इसमें आप जाकिया जी की तरफदारी क्यों कर रहे हो, मुझे पता नहीं चला। प्रेम कुमार जी 10 सेकंड में प्लीज। अनुराग जी पूरे दौर में अनुराग जी देख लीजिए, जो कोई भी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहा, जो प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व रहा, डीजीपी बन गया, जो एसआईटी को जिसने लीड किया, वो तरह तरह के प्रमोशन पाते रहे, सीबीआई डायरेक्टर बन गए, एक अलग प्रक्रिया, न्यायालय से बाहर भी एक प्रक्रिया चली है। नहीं ऐसा नहीं है प्रेम कुमार जी कि इस पर गृहमंत्री ने जवाब नहीं दिया, मुझे लगता है आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे थे। ठीक है प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूँ, श्रद्धा जी आपके पास आ रहा हूँ, श्रद्धा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। प्रेम कुमार जी, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है जिसका जवाब आप मेरे ख्याल से सोच कर रखिएगा। गृहमंत्री ने भी कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं गुजरात दंगों को लेकर, वो गोधरा की बात क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं बताते कि कार सेवकों को किस तरीके से पूरी ट्रेन जलाकर मार दिया गया, लेकिन वहां पर बात आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको सूट नहीं करेगा। गोधरा का नाम लेकर के दंगे को तब भी जायज ठहराया गया था, आज भी जायज ठहराया। सर जायज तो आप बता रहे हैं, आप बोलिए ना कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो वो गोधरा में जो पीड़ित है उनको भी इंसाफ मिले, और गुजरात दंगों में भी जो पीड़ित है उनको भी इंसाफ मिले, आप ये बोलिए ना। बिल्कुल मिलना चाहिए, सही बोल रहे हैं। आई थे उनके खिलाफ बिना भेदभाव की कार्रवाई की और लोगों में सुरक्षा और का एहसास कराया, विश्वास कराया, और जिसका नतीजा है कि आज तक उन तमाम क्षेत्रों में दंगे करने में 100 बार दंगाई और बलवाई सोचते हैं। लेकिन वो लोग जो लोग सवाल कर रहे हैं, अगर उनको आईना दिखाया जाएगा तो उनका चेहरा बहुत बदनुमा होगा। उन्हें भूल जाते हैं वो भागलपुर का दंगा जो साल भर से ज़्यादा चला, जिसमें हज़ारों लोग जो है बेगुनाह लोग मारे गए, हज़ारों लोग जो है बेघर हुए, पलायन कर गए। वो कांग्रेस का दौरे हुकूमत था। वो भूल गए मालेगांव, ये मालेगांव जहाँ पर कि महीनों दंगे चलते रहते थे। भिवंडी जो कि दस्तकारों, शिल्पकारों और जो लूम के लोग थे, उनका एक बहुत बड़ा काम होता था, वो बर्बाद हो गया। सालों दंगे चले। मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि आप दंगे की परिपाटी तो कम से कम बदली है। बहरहाल जो बात गृह मंत्री ने कही उस पर तमाम सवालों के जवाब ले रहे हैं। हमारे साथ इस पूरी डिबेट में खास मेहमान पद्मश्री डॉक्टर विष्णु भाई पंड्या जुड़े हुए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने गुजरात दंगे को कवर किया था, उनका वर्जन भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हमारे साथ हर्षवर्धन जी भी जुड़े हुए, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हर्षवर्धन जी, जो सवाल यहां पर प्रेम कुमार उठा रहे, बताओ राजनीतिक विश्लेषक, गृहमंत्री के इस इंटरव्यू के बाद, हालांकि कोर्ट का फैसला अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी है, लेकिन गृहमंत्री के इंटरव्यू के बाद क्या उन सवालों की गुंजाइश बचती है? क्या सोचते हैं आप? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो ये कि आज हम लोग इस तरह से बात कर पा रहे हैं और आप हमसे सवाल पूछें, मेरे मन में आपके जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसके साथ का जवाब हो वो हम दे सकते हैं। मेरे मन में कुछ उल्टा हो, मैं कह दूंगा कि नहीं अनुराग गलत बोल रहे हैं, तो वो मैं कह सकता हूं।
तो ये एक बेहतर समय में हम हैं, लेकिन इसी तारीख को आपातकाल लगा था और इस देश में दोबारा आपातकाल जैसा ना हो तो इसकी याद जरूर सबसे रहे। तो सबसे पहले तो मैं यही बात कहूंगा कि इस देश में जो एक काला धब्बा लगाया गया था वो सबको ध्यान में रहे। सरकारें किस तरह से लोगों की जुबान बंद कर देती हैं, सरकारों ने किस तरह से हजारों लोगों को जेल में डाल दिया था, वो जरूर ध्यान में रहे। अब जो निर्णय आया है मैं उसकी बात करूंगा और मुझे लगता है कि अगर जरा सा भी शर्म बची हो तो उन सारे लोगों को जो इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको थोड़ा तो शर्म रखनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में शर्म का बड़ा महत्व होता है क्योंकि शर्म आपको बेहतर इंसान बनाती है। बुद्धि विवेक है ये लोगों को समझ में आता है। आप किस तरह से मानेंगे किसी निर्णय को सही होना चाहिए गलत होना चाहिए? एक समय तक कह सकते हैं कोई भी आरोप है, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप हो, गृहमंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप हो या किसी के ऊपर भी आरोप हो, आप कह सकते हैं कि इन्होंने गलत किया और इसके खिलाफ खूब मीडिया ट्रायल होना चाहिए, जितने तरह की चीजें हों वो सब जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी मसले पर लगातार अलग अलग अदालतें, लगातार जो एजेंसीज हैं उनकी जांच, एसआईटी की जांच, और उसके बाद फिर से बरसों बाद एक मामला खोले जाने की बात कही जाए, वो खारिज हो जाए, उसके बाद भी हम स्वीकार नहीं करेंगे तो शुतुरमुर्गी व्यवहार हुआ ना ये तो। और ये व्यवहार इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि हम बार बार कहते हैं कि भारत का जो सोशल फैब्रिक है, उस सोशल फैब्रिक को 2002 के नाम पर बार बार तोड़ने की कोशिश की गई, उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई, लोगों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की गई। इस देश में एक ऐसी एक भयानक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जैसे ये सामान्य बात हो। ये सामान्य नहीं, जो एलिमेंट्स थे, यानी कि ये वो लोग जो लगातार इस मामले को प्रोपोगेंडा बनाते रहे। सर आपने बहुत अच्छी बात कही, ये वो लोग जो इस पूरे मामले को प्रोपोगेंडा बनाते रहे, उनको लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में बहुत कुछ कहा है। क्या कहा, कौन थे जो लगातार इसको प्रोपोगेंडा बना रहे थे, वो हम आपको बताएंगे। गुजरात दंगों पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। दंगों के लिए कुछ पत्रकार, एनजीओ ने आरोपों को प्रचारित किया, झूठ इतना बोला कि लोग सच मानने लगे। एक इकोसिस्टम इसके लिए लगातार काम करता रहा। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की विरोधी राजनीतिक पार्टियां, कुछ आइडियोलॉजी के लिए राजनीति में आए हुए पत्रकार और कुछ एनजीओ ने मिलकर, ये त्रिकूट ने मिलकर ये आरोपों को इतना प्रचारित किया और इसका इकोसिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मानने लगे। पर उस वक्त तो आपकी सरकार दिल्ली में भी थी और आपकी सरकार गुजरात में भी थी, तो फिर मीडिया को या फिर उन लोगों का नेटवर्क इतना स्ट्रांग कैसे था? हमारी सरकार का कभी भी मीडिया के काम में इंटरफेरेंस का दखल ही, मतलब हमारा एटीट्यूड ही नहीं है, ना उस वक्त करा था ना आज कर रहे हैं। परंतु उस वक्त जो इकोसिस्टम बनी थी, वो इकोसिस्टम ने एक झूठ के पुलिंदे को इतना हवा बनाकर जनता के सामने खड़ा कर दिया कि इसकी इन्फ्लुएंस में सभी लोग थे, शायद कोर्टें भी होगी। इससे भारतीय जनता, गृह मंत्री अमित शाह ने कही और उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार इस पूरे मामले को एक डायरेक्शन में मोल्ड करने की कोशिश करते रहे। हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए हैं, लगातार इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं पहले पद्मश्री डॉक्टर विष्णु भाई पांड्या जी के पास जाता हूं। सर, जिस बात का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया, कुछ एनजीओ, कुछ पत्रकार जो थे वो लगातार प्रोपोगेंडा वाली चीजें उस दरमियान करते रहे जब देश को संवेदनशील होने की जरूरत थी, गुजरात को संवेदनशील होने की जरूरत थी। आपने उस दौर को बहुत करीब से देखा। ये जो गृह मंत्री ने कहा उसके क्या मायने हैं और वो उस दौरान कैसे किया जाता रहा, जिसको बाद में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाया गया? देखिए, मैं करीब 50 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, तो मुझे याद आया कि 1969 में एक बड़े दंगे हुए थे गुजरात में। तब कांग्रेस का शासन था और भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, जनसंघ था, छोटा सा 25-50 लोग थे उसमें। तो उन दिनों में भी कांग्रेस निष्फल होते हुए भी दंगों को संयमित करने के की में कोशिश भी नहीं की उन्होंने। और उन दिनों में उन्होंने क्या कहा, उनके साथ कुछ लिबरल्स थे, कुछ संघ विरोधी थे, कुछ जनसंघ विरोधी थे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जहां जहां दंगा हुआ और जहां जहां लोगों को जलाया गया, उस मकान पर जनसंघ वालों ने साइन किया था।
अब ये तो करीब गोबेल्स की वाणी थी। अब वही बात 2002 में हुई। 2002 में गोधरा में जिस प्रकार की हत्याकांड हुआ हमने देखा है नजरों के सामने। इस प्रकार लोगों को जला दिया गया, वो स्वाभाविक नहीं था, अस्वाभाविक था। लेकिन उसके पीछे जो था उसके बारे में मुझे एक और बात कहनी है। आपने कहा तो कि जिस प्रकार तिस्ता सेतलवाड़ एंड कंपनी और बाकी सब लिबरल्स, उनको जो फंड मिला है 2002 से 2022 तक उन्होंने ये फंड एकत्रित किया है। कितना है, कहां है, क्या है, विदेशों में से कुछ आया है या देश में भी आया है, इनकी भी जांच अब करनी चाहिए। और इनमें जितने भी गुनहगार हैं उनको, इन आर्थिक अपराधियों को भी, ये केवल राजनीतिक अपराध नहीं है, आर्थिक अपराध भी है, तो इनको पूरी सजा मिलनी चाहिए, उनके कदम उठाने चाहिए उनके पीछे समक्ष। बिल्कुल ठीक बात कही सर आपने। और यहां पर इस दिशा में तो कोई कदम उठाए तब तो इंसाफ की बात वाजिब कहलाएगी। प्रेम कुमार जी, बात आपके लिए। बहरहाल रविकांत, जिस तरीके से ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, सवाल अब भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या सवाल गोधरा कांड को लेकर नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या सवाल इंसाफ को लेकर नहीं पूछा जाना चाहिए कि इस पूरे मामले में किसी एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करने से इतर पूरे मामले के इंसाफ की बात की जाए, जो लोग मारे गए उनके इंसाफ की बात की जाए, उनके परिजनों को इंसाफ दिलाने की बात की जाए? बिल्कुल अनुराग, आपने सही कहा, लेकिन ये सवाल पूछे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि इन सभी लोगों को इस बात को दिखाना था कि ये जो दंगे हुए हैं उसमें स्टेट सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी उसका इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन उन 60 लोगों के बारे में जिक्र नहीं होता है जिनको ट्रेन के अंदर बोगियों में जला दिया गया। उनके परिवार के लोगों का किस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन पार्लियामेंट चल रही थी और यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर आपने किसी भी प्रकार का कोई खेद व्यक्त नहीं किया, किसी भी प्रकार से कोई दुख व्यक्त नहीं किया गया। तो वो एक चीज़ें गौड़ कर दी गई और ये दिखाया गया कि ये पूरी तरीके से स्टेट स्पॉन्सर है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये अनुराग की, ये पूरी घटना होने के बाद लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके की यातनाएं झेलनी पड़ी। एनडीए की बैठक होती थी, उसमें जैसे ही उनके नाम का जिक्र आता था जो सहयोगी दल हैं उनके नाम पर बिफर जाते थे। 2014 में जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जब बनाया जा रहा था तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां तो विरोध कर ही रही थी। पॉलिटिकल जो अपनी खुद की पार्टी है उसके अंदर भी एक तरीका का जो विरोध है वो उनको लंबे समय तक झेलना पड़ा है। आज वो जिस मुकाम पर है, पीछे का कारण रविकांत सिर्फ एक, क्योंकि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही थी, सरकार में रहते हुए बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ सियासत करनी थी जो उन्होंने की, चाहे वो इसका फलसफा ये हो कि किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन ही क्यों ना कर दिया जाए। रविकांत, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विष की तरह आरोपों को किया है। सत्य सोने की तरह चमक कर बाहर आया है, यह बात भी उन्होंने कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सच सामने आया है। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। 19 साल की लड़ाई, देश का इतना बड़ा नेता एक शब्द बोले बगैर सभी दुखों को भगवान शंकर के विषपान की तरह गले में उतारकर सहन कर कर लड़ता रहा। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बार रहा है, चमकता हुआ बार रहा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नज़दीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है, और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को भी सवालों के घेरे में रखा, लेकिन आप इस बात को तो मानेंगे कि जो फैसला है कोर्ट का वो सर्वोपरि है, सर्वमान्य है, और वो ऐसे नहीं है कि किसी ने कह दिया और उस बात को मान लिया गया। उसके पीछे बाकायदा तथ्य है, एसआईटी की रिपोर्ट है। बावजूद इसके अगर किसी के कैरेक्टर को लगातार आप सवालों के घेरे में रखें
क्या आपको लगता है कि जो सालों साल चलता रहा उसकी भरपाई कभी हो पाएगी? आज सारे सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन पीएम मोदी को लेकर जो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कहा था, क्या उसको कभी भी वापस लिया जा सकता है? क्या उस पर कभी भी माफी मांगी जा सकती है? अनुराग जी, हर्षवर्धन जी याद दिला रहे थे, आज 25 जून है और आपातकाल का दिन है, लेकिन एक वो समय भी था जब प्रधानमंत्री के खिलाफ अदालत फैसला देती थी और उनको सुनना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। मैं तो ये कहूँगा कि जब तक कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे तब तक उनके खिलाफ सुनवाई और जांच होनी नहीं चाहिए। ये सब पूरी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं। उनको इम्यून कर दिया जाए कि जो पद पर रहेगा, ताकि उनके पास कार्यपालिका है, ताकत है, शक्ति है, न्याय होता भी है तो उस पर भी विश्वास। आप कहना चाह रहे हैं कि न्यायपालिका किसी के दबाव में काम करती है? मैं जो कह रहा हूँ आप मतलब निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं सर, आप सीधा कह के बोल देंगे मतलब कुछ और, ये थोड़ी चलेगा। आप आज देश के सर्वोच्च न्यायालय जिस पर पूरा देश भरोसा करता है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ है, आप उसको सवालों के घेरे में रख देंगे सर, जस्ट बिकॉज कि आपको विरोध करना है? अनुराग जी, समझने का प्रयास कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो नहीं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी महत्वपूर्ण पद पर लोग हैं, जब तक वो पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति जी के लिए है, वैसा ही ये तो शिकायतकर्ता सोचे ना सर, ये तो शिकायतकर्ता सोचे। अगर शिकायतकर्ता पीएम मोदी के पीएम बनने से पहले शिकायत करते या फिर याचिका दाखिल करते और उसके बाद कोर्ट का ये फैसला आता, लेकिन अब वो पीएम है तो इसका क्या किया जा सकता? उन्होंने शिकायत दाखिल की है जिस पर कोर्ट ने खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता के पास तो जो अधिकार है उसके तहत वो अदालत में गए, उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं किया है। वो जकिया जाफरी के हस्बैंड को अगर मारा गया दंगे में तो वो जीवन भर न्याय मांगेगी, मांग रही है। आज भी उनको न्याय नहीं मिला है। मैं एक आखिरी सवाल श्रद्धा आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज अगर गृह मंत्री अमित शाह सामने आए तो उनकी तो कोशिश यही होगी कि देश की जनता को सारे सवालों के जवाब मिल जाए। ऐसे लोगों को कैसे समझाइएगा जिनका काम सिर्फ विरोध करना है? वो अदालतों को भी कटघरे में खड़े कर देंगे, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि लोगों की भावनाएं इससे आहत हो सकती हैं। जी अनुराग जी, अभी ये जो प्रेम जी ने जैसे बोला, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि अगर नहीं करते, जब मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री है, अगर ये नहीं किया जाता तो यही लोग ये सवाल करते कि क्यों प्रधानमंत्री है इसलिए नहीं कर सकते इनके खिलाफ, मुख्यमंत्री है इसलिए इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन जाहिर नहीं हो सकती। यही लोग ऐसे बोलते, मतलब ये लोग दो तरीके के लोग होते हैं। इसका एक आखिर पहलू यही नजर आता है श्रद्धा कि आप चाहे जो कर लीजिए, अगर विरोध करना है, अगर आपके प्रोफार्मा में वो फिट नहीं बैठता फैसला तो आप विरोध करेंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत देता है श्रद्धा, डॉक्टर विष्णु भाई जी और हमारे साथ जो हर्षवर्धन जी थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अगर इतने साफ तरीके से, साफ गोई से अगर जवाब दिए गए हैं और उस पूरे दृश्य को बताने की कोशिश की गई कि उस वक्त सरकार क्या कर रही थी और कैसे राजनीतिक आरोप लगाए गए, बावजूद इसके अगर कोर्ट के फैसले पर सवाल पूछे जाते तो क्या सवाल उस सवाल पूछने वाले से नहीं होना चाहिए? रुकना एक बहुत छोटे से ब्रेक।